टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट देखते हैं। CAP सूर्यकांतम एक CA है जिसने कंडक्ट किया है ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी का फॉर पर्टिकुलर ईयर के लिए। ICAI जो है उसने इश्यू किया है लेटर, उसको मतलब CA को लेटर दिया है ICAI ने सर्टेन मेटल्स के रिलेशंस में जो कि कंसर्न करता है ऑडिट के रिलेशंस में। ही डिडंट इवन बॉदर, उसने बॉदर नहीं किया रिप्लाई करने के लिए डिस्पाइट द लेटर, डिस्पाइट रिमाइंडर्स के बाद भी बहुत सारे रिमाइंडर्स ICAI ने उसको दिए, फिर भी उसने लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। डिस्कस विच फंडामेंटल प्रिंसिपल, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो गवर्न करता है प्रोफेशनल एथिक्स को, वो यहाँ पर डिसरिगार्ड हो रहा है, किया जा रहा है उसके द्वारा। आंसर देखते हैं। फेलियर टू रिप्लाई टू द प्रोफेशनल बॉडी को रिप्लाई न देना स्मैक्स द लैक ऑफ द कॉर्टसी एंड द प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर लैक बताया जा रहा है कॉर्टसी का एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो दायित्व है, उसका क्या किया जा रहा है, यहाँ पर लैक बताया जा रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोफेशनल बिहेवियर इज डिसरिगार्ड, जो प्रिंसिपल होता है प्रोफेशनल बिहेवियर का वो यहाँ पर डिसरिगार्ड किया जा रहा है। सेकंड देखते हैं। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इश्यूड अ सर्टिफिकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर है उसने सर्टिफिकेट इश्यू किया है जहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड द मशीनरी जो इंस्टॉल की गई थी प्रीमाइसेस पे क्लाइंट के, वो कितनी थी, 9 करोड़ रुपए की थी। टू सेव सम रेगुलेटरी फ़ीस को सेव करने के लिए क्लाइंट की उसने 9 करोड़ बताई। हाउएवर लेकिन जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी थी वो कितनी की थी, 15 करोड़ की थी। मतलब क्या किया, कम में बताई ताकि उसकी रेगुलेटरी फ़ीस सेव हो सके क्लाइंट की। एज़ पर द रिकॉर्ड ऑफ द क्लाइंट के हिसाब से 15 करोड़ की थी, उसने 9 करोड़ का सर्टिफिकेट दिया है। विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रोफेशनल एथिक्स इज वायोलेटेड, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोफेशनल एथिक्स का वायोलेट हो रहा है इस केस के अंदर। आंसर देखते हैं। इंटीग्रिटी रिक्वायर्स करती है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट सेल नॉट नोइंगली, मतलब इंटीग्रिटी के अंदर बताया जाता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट जान के एसोसिएट नहीं होना चाहिए उसके रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस या तो अदर इन्फॉर्मेशन जहाँ पर अकाउंटेंट ये बिलीव करता है कि जो इन्फॉर्मेशंस जो कंटेन की गई है वो मटेरियली फॉल्स है, या तो वो मिसलीड कर रहा है स्टेटमेंट्स को, या तो कंटेन कर रहा है स्टेटमेंट्स या तो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, मतलब जो भी स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो नेग्लिजेंटली है, या तो उसके अंदर कुछ ओमिशंस है, या तो ऑब्सक्योर्स किया जा रहा है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस को, यानी छुपाया जा रहा है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को। वेयर सच ओमिशंस या तो ऑब्सक्योरिटी वुड बी मिसलीडिंग, ये क्या करेगा, मिसलीड करेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी का वायोलेशंस किया जा रहा है प्रोफेशनल अकाउंटेंट के द्वारा। इन द गिवन केस के अंदर फॉल्स सर्टिफिकेट जो है वो नोइंगली इश्यू किया गया है, मतलब जानते हुए भी फॉल्स सर्टिफिकेट दिया गया है CA के द्वारा। ये मिसस्टेट करता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी थी उसको मिसस्टेट किया जा रहा है, 15 की 9 बताया जा रहा है सर्टिफिकेट के अंदर। देयरफॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटीग्रिटी जो है वो वायोलेट की जा रही है। थर्ड देखते हैं। CA रमन गुप्ता को ऑफर्ड किया जा रहा है अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वन ऑफ हिज डिस्टेंट अंकल्स, मतलब बहुत दूर के उसके अंकल जो हैं उनके पास थोड़े शेयर्स हैं सेम कंपनी के। होल्डिंग ऑफ सच शेयर्स, इन शेयर को होल्ड करते हुए बाय द डिस्टिंक्ट रिलेटिव, मतलब उसके अंकल के पास ये शेयर्स हैं, ये वो होल्ड कर रहे हैं। इज़ नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, ये कोई प्रोहिबिशंस नहीं है कि अपॉइंटमेंट वो ले सकता है अभी भी ऑडिटर के तौर पे। नॉर डज इट अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस, वो इसकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। बिफोर ही कुड एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, जब वो एक्सेप्ट कर रहा था अपॉइंटमेंट उसके पहले, ही रिसीव्ड द अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल मर गए हैं, अनफॉर्चुनेट उनको डेथ हो गई है, अनफॉर्चुनेटली उसके अंकल मर गए हैं। हु डाइड विदाउट एनी चाइल्ड, और उसके कोई बच्चे भी नहीं है उसके अंकल के। ही केम टू नो, उसको ये पता लगा कि वॉज नॉमिनी ऑफ दिस शेयर्स, वही इसका नॉमिनी है, सब्सटेंशियल वैल्यू के शेयर्स हैं ये। इट लैंडेड हिम इन द ट्रिकी सिचुएशंस, इससे वो एक ट्रिकी सिचुएशंस में फंस चुका है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ द एक्शन फॉर हिम, क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ द एक्शंस लिया जाएगा इसके लिए, क्या वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करे या वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ना करे। व्हेन थ्रेट टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, जब भी थ्रेट इंडिपेंडेंट की एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर क्या करेगा, इधर वो
डिसीज्ड कर देगा फ्रॉम द टास्क, या तो एलिमिनेट कर देगा थ्रेट्स को, मतलब वो छोड़ देगा टास्क को, या तो जो भी थ्रेट्स है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, या तो एट अ वेरी लीस्ट बहुत मतलब बहुत ही अगर हो सकता है तो वो क्या कर सकता है, पुट इन द प्लेस सेफगार्ड विच रिड्यूस द थ्रेट, सेफगार्ड लगा सकता है जिससे वो थ्रेट्स को रिड्यूस कर सके टू एन एक्सेप्टेबल लेवल तक। होल्डिंग ऑफ द शेयर्स इन्वॉल्व्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, जब होल्ड कर रहा है सीए शेयर्स को, जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उसके, तो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसकी कंपनी के अंदर रहेगा, मतलब जो भी सामने वाली कंपनी है जिसके शेयर्स है जो सीए होल्ड कर रहा है, तो उसका सीए का फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहेगा, ताकि वो इस वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। एंड इज़ इन द नेचर ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और ये किस नेचर के अंदर होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के नेचर के अंदर होता है। ही हैज़ कम टू होल्ड द शेयर्स ड्यू टू द नॉमिनेशंस मेड बाय हिज डिस्टिंक्ट रिलेटिव बिफोर एक्सेप्टिंग हिज अपॉइंटमेंट, उसके जो अंकल्स थे डिस्टिंक्ट थे उनके पास ये शेयर्स थे, लेकिन वो उनके मरने से नॉमिनेशंस के अंदर किसका नाम था, सीए का नाम था, तो उसके पास आ गए हैं अब ये शेयर्स, और ये क्या है, सब्सटेंटिव वैल्यू के हैं। एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट उसको ये मिल चुके हैं। कंसिडरिंग अबाउ को कंसिडर करते हुए ही शुड टेक द स्टेप्स टू एलिमिनेट द थ्रेट्स, उसको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो एलिमिनेट कर दे इस थ्रेट्स को। कैसे ये करेगा, या तो वो सेल कर दे इस सेल्स को इमीडिएटली बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही इसको बेच दे। होल्डिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी फॉर which he is offered appointment as an auditor constitute the threat to its independence, यहाँ पर कौन सी थ्रेट लग रही है, इंडिपेंडेंस की थ्रेट्स लग रही है। फोर्थ देखते हैं, A chartered accountant received above 40% of its total audit fees from a single client, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 40% से ज़्यादा उसकी ऑडिट फी एक सिंगल क्लाइंट से मिल रही है। डिस्कस हाउ इट कुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑडिट ऑफ हिज क्लाइंट, जब वो ऑडिट कर रहा है क्लाइंट का तो कैसे ये इंडिपेंडेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अफेक्ट होगी। व्हाट आर सच टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, और ये कौन सी टाइप की थ्रेट्स है जो कि रेफर किया जा रहा है। आंसर देखते हैं। अंडर द dependence on the fees of the client constitute a threat as there is a fear of losing the client। यहाँ पर जो डिपेंडेंस है, अनड्यू डिपेंडेंस जो है फीस की एक ही क्लाइंट से, वो क्रिएट करती है थ्रेट्स, जहाँ पर कौन सी थ्रेट्स होती है कि कहीं ये क्लाइंट हमको छोड़ के ना चला जाए। सच थ्रेट्स आर रेफर्ड टू एज एन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, ये थ्रेट्स जो है ये किसके अंदर आती है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के अंदर आती है। फिफ्थ देखते हैं। सी ए मुरली माधव 1 provides the accounting and the bookkeeping services to lending NGO engaged in the environmental protection work। एक NGO है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है CA, कौन सी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की। ही इज़ ऑल्सो ऑफर्ड द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द NGO, उसको ऑफर्ड किया जा रहा है क्या आप हमारा ऑडिट भी कर दीजिए NGO के द्वारा। आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस, कौन से काइंड की ये थ्रेट्स है टू द इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व्स इन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, कौन से काइंड की थ्रेट्स है इंडिपेंडेंस को लेकर जब वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर इस एंगेजमेंट को। तो आंसर देखते हैं। इस केस के अंदर जो चार्टर अकाउंटेंट है वो ऑलरेडी रेंडर कर रहा है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस NGO को, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑडिट तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा रिव्यूइंग इट्स ओन वर्क, मतलब खुद का वर्क खुद ही चेक करने का हो जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर द सेम कंस्टिट्यूट द सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इसीलिए यहाँ पर ये किस थ्रेट्स के अंदर आएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स के अंदर आएगा। सिक्स्थ देखते हैं। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव ओनली रिलाइड अपॉन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस लेटर रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन टैक्स मैटर्स अंडर द अपील्स बाय द कंपनी। ऑडिटर जो है वो सिर्फ रिलाई कर रहा है किसके ऊपर, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशंस लेटर के ऊपर, मतलब WR के ऊपर। किसके रिगार्डिंग में, एक सर्टेन टैक्स मैटर है अपील के अंदर चल रही है उसके रिगार्डिंग में। द ऑडिटर हैव नॉट कैरिड आउट एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स टू जस्टिफाइड द मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, ऑडिटर ने कोई और अदर प्रोसीजर्स करी ही नहीं है ताकि वो जस्टिफाइड कर पाए कि जो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कर रही है सेट टैक्स मैटर की अंडर द अपील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सही है या नहीं है, उसके लिए कोई उसने अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की ही नहीं है, सिर्फ वो WR पर रिलाई कर रहा है। व्हाट इज़ द लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स इन सच सिचुएशंस, क्या लैकिंग है ऑडिटर के पार्ट से इस सिचुएशंस के अंदर। आंसर देखते हैं। इन द गिवन केस के अंदर
जो ऑडिटर्स है वो रिलाइट कर रहा है सिर्फ मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट जो भी की गई है सर्टेन टैक्स मैटर्स की जो के अंडर अपील है ऑफ द बाय द कंपनी। नो अदर ऑडिट प्रोसीजर, कोई भी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स वेरीफाइड नहीं की गई है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स के द्वारा, मैनेजमेंट कोई भी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाई नहीं गई है ऑडिटर के द्वारा ताकि ये वेरीफाइड किया जा सके कि जो मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट है सच मैटर्स की अंडर द अपील हैव बीन परफॉर्म बाय द ऑडिटर्स। कोई भी उसने ऑडिट प्रोसीजर लगाई नहीं गई है ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो भी मैनेजमेंट ने ट्रीटमेंट की गई है वो सही की गई है या नहीं की गई है। इट शोज लैक ऑफ द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का लैकिंग है किसके द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा। उसको करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यहाँ पर अफेक्ट होता है। 7 देखते हैं, चिराग एज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द कंपनी। चिराग नाम का बंदा आर्टिकल ट्रेनिंग है, उसको एंगेजमेंट टीम के अंदर रखा गया है जब ऑडिट किया जा रहा है एक कंपनी का। ही हैज़ रीड समवेयर, उसने कहीं पर पढ़ा था कि जो एंगेजमेंट लेटर होता है उसको इश्यूड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा टू द क्लाइंट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड द कंटेंट। जो भी एंगेजमेंट लेटर इश्यूड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा क्लाइंट को, उसके अंदर एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड द कंटेंट बताया जाता है। ऑडिटर कैसे रिपोर्ट इश्यू करेगा उसका फॉर्म एंड कंटेंट किसके अंदर, एंगेजमेंट लेटर के अंदर दिया जाता है। ही वॉज एट अ लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ कुड एन ऑडिटर include the form and the content of the report before handed। कैसे मतलब उसको पता नहीं चल रहा है कि कैसे ऑडिटर इंक्लूड करता है फॉर्म एंड कंटेंट उसकी रिपोर्ट के अंदर बिफोर हैंडेड, मतलब अभी तो रिपोर्ट दी नहीं है उसके पहले ही वो कैसे फॉर्म एंड कंटेंट बता सकता है। ट्राई टू हेल्प द चिराग, बताइए चिराग को मदद कीजिए। मेकिंग द थिंग्स क्लियर टू हिम, क्लियर करने के लिए उसको ये थिंग्स कि कैसे वो देता है रिपोर्ट इशू करने से पहले ही फॉर्म एंड कंटेंट। 7 के अंदर एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड करता है रेफर टू एक्सपेक्टेड फॉर्म्स एंड द कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। एंगेजमेंट लेटर के अंदर इंक्लूड किया जाता है फॉर्म्स एंड द कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स, उसके अंदर रेफरेंस दिया जाता है कि इस फॉर्म्स और इस कंटेंट के अंदर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं। इट मेरिली स्टेट द ऑडिटर वुड प्रोवाइड द ओपिनियन इन द फॉर्म्स, यहाँ पर बताया जाता है कि ऑडिटर ऐसे ऐसे अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा। हाउएवर engagement letter also include the statements that the forms and the content of the report may need to be amended in the lights of the audit findings। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उसको अमेंड करने की ज़रूरत है फॉर्म्स एंड द कंटेंट, तो वो ऑडिटर क्या करेगा, उसका भी फॉर्म्स एंड कंटेंट बताएगा कि कैसे हम लोग अमेंड करेंगे इसको। अगर उसको लगता है फाइंडिंग करके कि अमेंड करने की ज़रूरत है रिपोर्ट को, तो उसका भी वो यहाँ पर क्या देगा, फॉर्म्स एंड द कंटेंट प्रोवाइड करेगा। देयरफॉर इफ़ इन द लाइट्स ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स, अगर ऑडिटर के ऑडिट फाइंडिंग्स के अंदर उसको ये लगता है कि ऑडिटर नीड टू गिव द मॉडिफाइड ओपिनियन ही शैल डू सो, ताकि वो मॉडिफाइड कर पाए अपना ओपिनियन, तो वो कर सकता है। अगर उसको उसके फाइंडिंग में ऐसा लगता है तो उसका भी फॉर्म कंटेंट यहाँ पर देके वो मॉडिफाइड कर सकता है अपनी ओपिनियन को। 8 देखते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी फील्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट टू गिव इन द रिटर्न explicitly to the auditor that it understand its responsibility for preparation of the financial statement in accordance with the applicable FRF। मैनेजमेंट जो एंटिटी का है उसको ये लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको रिटर्न में देना एक्सप्लिसिटली ऑडिटर को कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर करने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को FRF के हिसाब से। डिस्कस कीजिए वेदर इट इज़ नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है मैनेजमेंट को देना। इन केस द मैनेजमेंट रिफ्यूज़, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो what should the auditor not accept, why should the auditor not accept the proposal engagement। तो क्या अगर मैनेजमेंट नहीं देता है तो क्या मैनेजमेंट को क्या ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए इस प्रपोजल को। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है ऐसा कोई देने के लिए तो क्या ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए उसके प्रपोजल एंगेजमेंट को। आंसर देखते हैं, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए देना रिटर्न एक्सप्लिसिट टू द ऑडिटर दैट इट अंडरस्टैंड
रिटर्न एक्सप्लिसिट देना ज़रूरी है ऑडिटर को कि वो उसने समझा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग्स विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। इट इज़ नेसेसरी प्री कंडीशन, ये प्री कंडीशन है ऑडिट की इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 210 के हिसाब से। इफ़ अगर ये जो प्री कंडीशन है ऑडिट की अगर ये नॉट प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट नहीं होती है तो ऑडिटर सेल डिस्कस, ऑडिटर डिस्कस करेगा इस मैटर को मैनेजमेंट के साथ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन टू डू सो। अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है डिस्कस नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन में कुछ भी लिखा नहीं है तो डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ। द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये प्रपोजल एंगेजमेंट को अगर ऑडिटर हैज़ डिटरमाइंड दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द एप्लीकेबल टू बी अप्लाइड इन द एफआरएफ इज़ अनएक्सेप्टेबल। अगर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा प्रपोजल को। इफ़ द सेकंड के अंदर देखते हैं, इफ़ बी के अंदर देखते हैं, मतलब ये या तो दूसरा, इफ़ द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन, अगर एग्रीमेंट ऑब्टेन नहीं किया गया ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, ऑब्टेन नहीं किया गया है मैनेजमेंट से कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या प्रिपरेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स भी वही प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड प्रोवाइड करेगा एक्सेस, मतलब देगा सारे एक्सेस सारी इन्फॉर्मेशन किसको, ऑडिटर को। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब रोक टोक नहीं लगाएगा रोक टोक नहीं लगाएगा किसके ऊपर, जो भी पर्सन्स विद इन द एंटिटी हैं उनसे, मतलब बात करने देगा ऑडिटर को या ऑडिटर के एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, किन से, जो भी पर्सन्स एंटिटी के अंदर है उनसे, उनके बात करने देगा, उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन टू डू सो, जब तक लॉ रेगुलेशंस नहीं बोलता वहाँ तक। सच अ रिफ्यूजल, अगर ये रिफ्यूजल होता है ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर तो ये ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के द्वारा नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, तो एन ऑडिटर इज कंडक्टेड, एन ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमाइसेस अकॉर्डिंग विद दी ऐसे 210 के हिसाब से ही ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। व्हेन द बेसिस ऑफ द प्रीमाइसेस, अगर ये जो बेस होता है प्रीमाइसेस का कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट, तो प्रीमाइसेस के बेसिस के ऊपर ऑन विच द ऑडिट इज़ कंडक्टेड इज़ नॉट फुलफिल, अगर ये जो प्रीमाइसेस है ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो रिफ्यूजल्स बाय द ऑडिटर इज़ नेसेसरी, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिफ्यूज़ कर देगा इस एंगेजमेंट से, वो ज़रूरी हो जाता है। अगर वो रिफ्यूज़ नहीं करता है तो उसको बाद में एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर जो बेसिस ऑफ द प्रीमाइसेस है जो भी ऑडिट के होते हैं कंडक्ट करने के लिए, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। किससे रिफ्यूजल करेगा, एंगेजमेंट से रिफ्यूजल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। CAPK Nair is offered the appointment as an auditor of the company engaged in providing the tourism service। CAPK Nair जो है उसको अपॉइंटमेंट मिला है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी है ये किसके अंदर काम करती है, टूरिज़म सर्विस के अंदर काम करती है। वाइल मेकिंग द ड्यू डिलीजेंस ऑफ द प्रपोजल क्लाइंट ही केम टू नो दैट, जब वो देख रहा था प्रपोजल देख रहा था वो क्लाइंट्स की, तो उसको ये पता लगा कि रेट पड़ी है उनके प्रीमाइसिस पे, मतलब क्लाइंट के प्रीमाइसिस पे रेट पड़ी है, एंड द रेसिडेंस ऑफ इट्स डायरेक्टर्स बाय द NIA, और जो भी रेसिडेंट्स थे मतलब जो भी डायरेक्टर्स थे उनके रेसिडेंस पे, मतलब उनके घर पे NIA की रेट पड़ चुकी है। ऑन दी सस्पिशियन ऑफ द लिंक विद द टेरर आउटफिट्स, मतलब उनका लिंक बताया जा रहा है कंपनी का और उसके डायरेक्टर का लिंक किससे है, टेरर आउटफिट्स है, मतलब टेररिज्म का फंडिंग हो रहा है यहाँ पर। इट हैज़ बीन फॉलोड अप विद सर्चिंग बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टर हंटिंग फॉर इलिसिट मनी ऑफ ट्रेल, मतलब यहाँ पर ED भी आ चुकी है और ED ने ये लिंक बताया है कि इनकी लिंक है किससे, मनी ट्रेल से, मतलब PMLA का यहाँ पर केस बन चुका है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशियन ऑफ द टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी बीइंग फेकेड ऑफ द टेरर फंडिंग। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सस्पिशंस लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी है टूरिज्म सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है इसका टेररिज्म फंडिंग हो सकता है, टेरर फंडिंग हो सकता है। शुड प्रपोज्ड ऑफ़र बी एक्सेप्टेड बाय हिम, क्या इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये जो ऑडिट करने की ऑफ़र है क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ऑडिटर के द्वारा।
इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर हैज़ टू बी कंसिडर्ड। यहाँ पर इंटीग्रिटी देखी जाएगी किसकी, प्रिंसिपल ओनर की, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऐसा 220 के हिसाब से अगर आप एंगेजमेंट को ले रहे हो तो उसके पहले आप क्या देखोगे, इंटीग्रिटी देखोगे, प्रिंसिपल ओनर की कैसी इंटीग्रिटी है। इन दिस रिगार्ड्स, इस रिगार्ड्स के अंदर ऐसा 220 बताता है रिक्वायर्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द SQC1 के साथ क्या बताता है, SQC1 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि इन केसेस वेयर देयर आर इंडिकेशंस दैट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग या तो अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है तो अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट ही मत करो। इन द इंस्टेंट केस के अंदर जो हमको केस दिया गया है उसके अंदर यहाँ पर रेट पड़ी गई है NIA की और ये सस्पेक्टेड किया जा रहा है कि इनका लिंक्ड होगा टेरर आउट फंडिंग से, विच इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। फर्दर जो रेट की जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा, उससे भी ये पता लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। देयरफॉर द प्रपोजल ऑफर्ड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इस वजह से जो भी प्रपोजल ऑफर्ड की जा रही है ऑडिटर को, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। 10th देखते हैं। CA अर्पिता हैज़ जॉइंड अ मिड साइज CA फर्म रिसेंटली। CA अर्पिता है, उसने मिड साइज CA फर्म को ज्वाइन किया है रिसेंटली। सी फाइंड दैट द पार्टनर्स रिमेन टू बिजी, पार्टनर बहुत ही बिजी रहते हैं, एंड द फर्म इज प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट वर्क इन द एरियाज इन विच इट हैज़ नो एक्सपीरियंस और द कैपेबिलिटीज़। और जो फर्म्स जो है इज़ प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट, फर्म जो है वो प्रपोज कर रही है, मतलब वो ऐसा सोच रही है कि वो एक्सेप्ट करेगी ऑडिट वर्क को कौन से एरियाज़ के अंदर जहाँ पर उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है। द फर्म इज़ प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ सम एंटिटीज़ एंगेज्ड इन इमर्जिंग फाइनटेक सेक्टर। टेक सेक्टर के अंदर वो उसको क्या मिला है, अपॉइंटमेंट मिला है फर्म को, और फर्म सोच रही है कि क्या हमको इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बनते भी नहीं है, कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है। सच ऑडिट्स मे बी रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड द डेटा एनालिसिस का यूज़ होता है। हाउएवर ही सेड द फर्म हैज़ नो सच कैपेबिलिटीज़ एंड द ट्रेंड पर्सनल, फर्म के पास कोई ऐसे कैपेबिलिटीज़ एंड ट्रेंड पर्सनल नहीं है अभी तक। डिस्कस वेदर, क्या फर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑडिट, विद द रीजन्स के साथ बताइए। आंसर देखते हैं। 10th SQC1 रिक्वायर्ड करता है कि बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कंपिटेंसीज इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटीज़, टाइम एंड रिसोर्सेज। कंपिटेंसीज में क्या क्या आएगा, कैपेबिलिटीज़ देख लो, टाइम देख लो, रिसोर्सेज देख लो। टू परफॉर्म द एंगेजमेंट हैव टू बी कंसिडर्ड, इसको कंसिडर करना पड़ेगा हमको। इन द गिवन केस के अंदर जो प्रपोजल एंगेजमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स का। तो जो फर्म है उसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है ऑडिट इन द इमर्जिंग फाइन टेक टेक्नोलॉजी, मतलब उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इन फाइन टेक सेक्टर के अंदर। द फर्म डज नॉट हैव ट्रेन पर्सनल, फर्म के पास ट्रेन पर्सनल्स भी नहीं है कैरिड आउट करने के लिए ऑडिट। हैंस ऑफर फॉर दिस ऑडिट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इसीलिए तो ये जो ऑफ़र है ऑडिट की, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है फर्म। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो कैपेबिलिटीज़ है ना तो पर्सनस है।